पेश है युवा लेखक सत्येंद्र के लिखे उपन्यास की कहानी पंचायत सहायक, गांव का अफसर, जेम का फकीर। सत्येंद्र, जो कि खुद सिमरिया जिला बदायूं में पंचायत सहायक है। यह कहानी उन सभी पंचायत सहायकों की पीड़ा को व्यक्त करती है जो आज भी अनसुनी है। अध्याय 1, एक अफसर की अधूरी कहानी। घड़ी की टिक टिक रात भर विवेक की नींद चुराती रही। कमरे में बस सन्नाटा था। जहां दीवार पर टंगा हुआ एक पुराना कैलेंडर मौन खड़ा था और बगल में टंगी नेहा की एक हल्की मुस्कान भरी तस्वीर जो अब भी उसके बीते दिनों की कहानी कहती थी। उस तस्वीर की मुस्कान जैसे उसकी बेचैनी की चुप साक्षी बन गई हो। विवेक की मां सरस्वती देवी तुलसी में पानी डाल रही थीं। उनके हाथों में थकान थी और आंखों में दुआएं। हर बूंद जो तुलसी पर गिरती मानो विवेक के रास्तों को आसान करने की प्रार्थना बन जाती। आंगन में विवेक की बहन चांदनी झाड़ू से फर्श बुहारती, लेकिन नजरें उन किताबों पर अटक जाती जिन्हें कभी वक्त नहीं मिला, न पढ़ने का न जीने का। भीतर बैठा विवेक पूजा करता है, फिर मां के पैर छूता है और कोने से उठाता है अपना अफसराना बैग। एक पुराना ब्राउन सरकारी फाइल बैग जो अब उसकी पहचान बन चुका है। उस बैग में समाई होती है एक पूरी जिम्मेदारियों की दुनिया। सरकारी फॉर्म, कुछ जरूरी दस्तावेज, एक निजी डायरी और कुछ नीली लाल स्याही वाले कलम। हर चीज जैसे उसकी जिम्मेदारी की गवाही देती हो। वह अपनी टीवीएस स्पोर्ट बाइक के पास पहुंचता है जिसे उसने किस्तों पर खरीदा था। हर एक किस्त मानो कुर्बानी। रास्ते में 50 रुपए का पेट्रोल डलवाता है और मन में उठता है वही डर, कहीं रास्ते में बंद ना हो जाए। लेकिन फिर भी वो चल पड़ता है। कंधे पर टंगा सरकारी बैग, सीने में उम्मीदें और आंखों में वो सपना जिसे सिर्फ वही देखता है। यह कहानी अब शुरू हो चुकी है, एक अफसर की जिसकी पहचान सिर्फ उसके बैग में नहीं, जिम्मेदारी में है। अध्याय 2, अफसर सरकारी, बस नाम का। सूरज सिर पर चढ़ा आया था। जून की गर्म दोपहर, तपती सड़कें और उड़ती धूल। अफसर विवेक का चेहरा इन सब का मूक गवाह बना खड़ा था। उसने माथे का पसीना रुमाल से पोंछा और अपनी पुरानी टीवीएस स्पोर्ट को ब्लॉक परिसर के बाहर खड़ा कर दिया। कंधे पर टंगा था उसका बैग, वो बैग जो न पूरा उसका था और न पूरी तरह सरकारी, पर उसमें बंद थी उसकी पूरी दुनिया, कागजों की, सपनों की, जिम्मेदारियों की। लोहे का गेट धीमे से चरमराया। गार्ड ने घूर कर देखा और ताना मारा, अबे पंचायत सहायक है क्या तू? बड़ी देर कर दी आज। विवेक मुस्कुराया जैसे ऐसे तानों की आदत हो चुकी हो। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो उसी सरकारी गन से टकराया। फाइलों की बासी खुशबू, धूल की परतें और थकी हुई दीवारें। एक ऐसा सिस्टम जो सालों से वहीं खड़ा था, जड़, बेजान और बोझिल। कमरे के भीतर सचिव रमेश दुबे मोबाइल में खोए हुए चाय के कुल्हड़ से घूंट भरते हुए बोले, आ गए महामहिम पंचायत सहायक। चलिए ये फाइलें ले जाइए गांव और सुनिए, अगले सप्ताह ग्राम सभा है। रिकॉर्ड पूरा तैयार रखना, प्रधान जी का नया प्लान भी टाइप करना है और एक वर्क ऑर्डर बनाना है। वो जो नाली बनी थी, विवेक ने धीरे से कहा, सर वो तो बनी ही नहीं। दुबे जी ने भौहें चढ़ाईं, बनी हो न बनी हो, पेपर पर तो बननी चाहिए। उसी पल दरवाजा धड़ाम से खुला। गुटखे की गंध के साथ प्रधान बलबीर सिंह कमरे में दाखिल हुआ। एक हाथ में मोबाइल, दूसरे में दबंग गई। विवेक, तू बहुत पढ़ा लिखा बनता है रे, ज्यादा ईमानदारी न झाड़ वरना किसी केस में फंसा दूंगा और नौकरी जाएगी सो अलग। पंचायत सहायक है, लगता है कोई मंत्री बन गया है। विवेक खामोश रहा। उसकी आंखों में एक सवाल धधक रहा था, क्या यही सरकारी नौकरी है जिसके लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया? बैग धीरे धीरे भारी होने लगा था। उसने एक एक करके सभी फॉर्म निकाले। मनरेगा की लिस्ट, परिवार रजिस्टर, आयुष्मान कार्ड की रिपोर्ट। हर दस्तावेज किसी सरकारी योजना का हिस्सा था, पर उनमें कहीं विवेक का नाम नहीं था। बस एक कर्मचारी था। वेतन बस 6,000 रुपये महीना। कब मिला था याद नहीं। अब कब आएगा किससे पूछें? सिस्टम भी खामोश है। विवेक ने अपनी डायरी के कोने में लिखा, रोज काम करता हूँ, रोज खुद को खोता हूँ। सम्मान की जगह उपेक्षा मिलती है और हर अफसर मुझे नौकर समझता है। क्या वाकई मैं सिर्फ एक नौकर हूँ या फिर एक बेजान अफसर जो सिर्फ कलम घिसता है? शाम ढल चुकी थी। विवेक बाहर निकला, पसीने से भीगा, थका और बैग के भार से झुका हुआ। और फिर चलते चलते मन में एक अंतिम विचार कौंधा, मैं अफसर तो हूँ, बस नाम का। असल में तो एक मोमबत्ती हूँ जो खुद जल रहा है और रोशनी किसी और को दे रहा है। अध्याय 3,
किताबों के बीच छुपी मोहब्बत। रात के 10 बज चुके थे। कमरे की दीवारों पर बल्ब की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। विवेक की आंखों में नींद नहीं, कोई पुरानी यादों का साया था। फाइलें एक ओर धरी थीं। चुपचाप वो उठा, अलमारी खोली और वहां से एक बोसीदा डायरी निकाली। डायरी से पन्नों की खुशबू नहीं, बल्कि यादें निकल रही थीं। कक्षा 6 की पहली सुबह की यादें। विवेक के जहन में एक पुराना स्कूल उतरने लगा। घंटी बजी थी और उसी पल वो आई। नेहा। नेहा, वो लड़की जो ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन उसकी मुस्कान में किताबों से ज्यादा ज्ञान था। सफेद यूनिफॉर्म, 2 चोटियां, आंखों में सादगी और आवाज में मिठास। विवेक हमेशा पीछे की बेंच पर बैठता था और नेहा सबसे आगे। जब भी टीचर सवाल पूछते, नेहा जवाब देती और विवेक उसे निहारता। हर जवाब पर थोड़ा और सीधा बैठने लगता। एक दिन नेहा ने पलटकर पूछा, तुम्हारे पास हिंदी की किताब है क्या? मेरी छूट गई घर पर। विवेक ने किताब आगे बढ़ा दी। थोड़ा सकुचाया, थोड़ा मुस्कुराया। वहीं से शुरू हुआ वो रिश्ता, बिना नाम का, बिना इजाजत के, पर हर रोज थोड़ा और गहरा होता गया। इंटरवेल में खाने के टिफिन शेयर होने लगे, निजी बातें साझा होने लगीं और अक्षरों के साथ साथ एक दूसरे के दिल भी पहचानने लगे थे। विद्यालय से लौटते वक्त अक्सर दोनों एक ही रास्ते से घर आते। नेहा कभी कभी कहती, जब तुम बड़े अफसर बन जाओगे तो मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? विवेक मुस्कुराता हुआ, तुम्हें भूल जाऊं तो अफसर बनने का क्या फायदा? लेकिन दुनिया को तो हमेशा कुछ और ही मंजूर होता है। नेहा के पिता स्कूल मास्टर थे, सीधे, सख्त और समाज के कायदे कानूनों के पक्के। लड़की की शादी करनी हो तो लड़का सरकारी अफसर ही होना चाहिए और अच्छी तनख्वाह वाला भी, जो ठाठ से रख सके मेरी फूल सी बेटी को। नेहा खामोश रहती, लेकिन उसकी आंखें हर दिन विवेक को पढ़ती थीं। उस संघर्ष को जो सिर्फ किताबों से नहीं, समाज और सिस्टम दोनों से लड़ रहा था। 12वीं के बाद नेहा को कोचिंग के लिए शहर भेज दिया गया। विवेक गांव में ही रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता रहा। कभी कभार फोन पर बातें होती, कभी एसएमएस, कभी मिस्ड कॉल और कभी सिर्फ इंतजार। फिर एक दिन विवेक का सपना पूरा हुआ। वह पंचायत सहायक बन गया। खुशी खुशी उसने नेहा को फोन किया। फोन किसी और ने उठाया। नेहा के पिता, देखो बेटा, अब तुम दोनों की राहें अलग हैं। पंचायत सहायक कोई नौकरी थोड़े ही है, ये तो बस वक्त काटने का बहाना है। विवेक चुप रहा, कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसने नेहा को आखिरी मैसेज भेजा, नेहा, मैंने तुम्हारे लिए ये नौकरी पाई, पर शायद ये तुम्हारे लायक नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम्हें वो सब मिले जो मैं नहीं दे पाऊंगा। मेरी मोहब्बत सच्ची है, लेकिन शायद काफी नहीं। उस रात डायरी के एक पन्ने में नेहा का नाम फिर से दर्ज हुआ। किताबों के बीच, यादों के कोनों में उसकी एक तस्वीर वो अब भी रखे हुए है, उन्हीं पन्नों के बीच जहां वो जिंदगी का मतलब खोजता है। नेहा उसकी मोहब्बत थी, जो उसके पास थी, पर उसकी कभी नहीं हो सकी। अध्याय 4, पंचायत सहायक की जिम्मेदारियां। सुबह के 7 बज चुके थे। घड़ी की टिक टिक जैसे विवेक के भीतर चल रही थी। हर एक पल यही दोहरा रहा था, इस महीने भी पैसे नहीं बचे। चाय के डिब्बे में रखे 120 रुपए, बिजली का बिल टेबल पर पड़ा हुआ और माँ के दवा की पर्ची, जो माँ ने तकिए के नीचे दबा रखी थी, जैसे बीमारी को कुछ दिनों के लिए चुप बैठने का आदेश दे दिया गया हो। उस छोटे से घर की दीवारें मिट्टी की थीं, छत टीन की, और आंगन में तुलसी का पौधा हवा में लहराता हुआ, जैसे अब भी उम्मीद बची हो। सरस्वती देवी, गठिया और मधुमेह से पीड़ित माँ, फिर भी सुबह सुबह रसोई में खड़ी थीं। बेटा, दवा खत्म हो गई है, पर तू चिंता मत कर, आज काढ़ा ही पी लूंगी। चांदनी, विवेक की छोटी बहन, सिर झुकाए बोली, भैया, मेरी सहेली की अगले महीने शादी है, बाजार से मेरे लिए नई चूड़ियां ला देना। घर की सारी जिम्मेदारी विवेक के कंधों पर ही तो थी। विवेक की जेब में सिर्फ 120 रुपए थे। उसने कुछ नहीं कहा। सरकारी कागजों में विवेक एक कर्मचारी था, लेकिन उसके बैंक खाते में महीनों से कोई पैसा नहीं आया था। हर बार सचिव रमेश दुबे यही कहते, मानदेय फंसा है, ऑर्डर आएगा तो मिलेगा, वित्त विभाग में फाइल अटकी है, और विवेक वहीं झूठ घर लौटकर दोहराता। जिम्मेदारियां कई थीं और जो उसे थकने नहीं देती थी। मां की दवा 750 रुपए हर महीने, बहन की पढ़ाई, जो अब सिर्फ एक सपना रह गई थी, बिजली का बिल 310 रुपए, मोबाइल रिचार्ज ताकि सरकारी कॉल मिस न हो, पेट्रोल
जैसे विवेक की इज्जत और मोटरसाइकिल दोनों की एक ही टंकी में सांसें चल रही थीं। कभी कभी लगता है ये नौकरी नहीं, किसी की मजबूरी निभा रहा हूं मैं। उसने यही सोचा और चुपचाप निकल पड़ा। शाम को माँ ने धीरे से कहा, बेटा अब चांदनी की शादी के लिए रिश्ते देखने चाहिए। विवेक ने सिर झुका लिया। माँ अभी वक्त नहीं है। लेकिन किस वक्त का इंतजार कर रहा था विवेक? वो वक्त जब उसके पास इज्जत होगी, जेब में तनख्वाह होगी, या जब उसका दर्द सरकार की दीवारों से टकराकर वापस न लौटे। गांव के लोग कहते, सरकारी नौकरी वाला बेटा है सरस्वती का, फिर भी घर में चूल्हा ठंडा है। मोटरसाइकिल है फिर भी बहन के लिए चूड़ी नहीं ला सका। लेकिन कोई नहीं जानता था वो मोटरसाइकिल भी किस्तों पर थी और पेट्रोल 50 रुपए से ज्यादा का कभी डलवाया नहीं गया। स्कूल के दिनों में कभी जिन दोस्तों के साथ बैठकर सपने देखता था, अब वो कॉल भी नहीं उठाते। एक बार एक दोस्त ने कहा था, विवेक तू कहीं पैसे उधार मांगने न लग जाए, इसीलिए बात नहीं करता। उस रात विवेक माँ की दवा लेने शहर नहीं गया, बस बहन के लिए एक सस्ती चूड़ियों का सेट खरीद लाया। घर लौटा तो माँ मुस्कुरा दी, बेटा तू हमेशा कुछ न कुछ कर ही लेता है। फिर देर रात जब सब सो चुके थे, विवेक की नींद मानो कोसों दूर हो, वह मन ही मन सोचता कि वह गांव का सरकारी अफसर है पर जेब का फकीर। विवेक रोज लड़ता है रोटी से, दुनिया से और खुद की नजरों से। अध्याय 5 अधिकारों की चाह, सम्मान की प्यास। सुबह के 9 बज चुके थे। विवेक ने सफेद कमीज पर हल्का सा इस्त्री फेरकर अपना बैग उठाया, जिसमें गांव की बीते 6 महीने की मनरेगा, आवास योजना, शौचालय, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और वृद्धावस्था पेंशन की फाइलें ठूंसी पड़ी थीं। आज फिर ब्लॉक ऑफिस जाना है। सचिव जी ने सुबह सुबह ही कॉल कर दी है। दोपहर की चिलचिलाती धूप में टीवीएस स्पोर्ट की पुरानी मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए विवेक के चेहरे पर अफसर जैसी गंभीरता थी और एक मजदूर जैसा पसीना। ब्लॉक ऑफिस में भीड़ थी। ग्राम प्रधान, सचिव, एडीओ, बीडीओ साहब और उनके बाबू, सबकी एक दूसरे से पहचान थी, परिचय था। सिर्फ विवेक को कोई नहीं जानता। न कोई कुर्सी मिली, न एक गिलास पानी। वह अपने कागज सौंपकर घंटों लाइन में खड़ा रहा, क्योंकि वह पंचायत सहायक था, सबसे नीचे, सबसे अदृश्य। सचिव रमेश दुबे ने तीखे स्वर में कहा, विवेक अगर ब्लॉक का कोई भी कार्य पेंडिंग रहा तो तेरे ही खिलाफ नोटिस आ जाएगा। आज आवास की तीसरी किस्त भी फीड करनी है, और हाँ, एसडीएम साहब के दौरे की तैयारी भी। विवेक बस सिर हिलाता रहा, जैसे अफसर नहीं कोई मजदूर हो, पर मजबूरी थी इसलिए चुप रहा। एक कंप्यूटर पर 100 काम थे उसके हिस्से, शौचालय निर्माण की ऑनलाइन फीडिंग, मनरेगा के मजदूरों की उपस्थिति, प्रधान और सचिव के यात्रा भत्ते की फाइलें, पास हुए आवासों की सूची, जनसेवा केंद्र का संचालन, मतदाता सूची में नए नाम जोड़ना, ग्राम सभा का वीडियो बनाकर अपलोड करना व बीडीओ साहब की रिपोर्टिंग। और बदले में न तनख्वाह, न नौकरी के स्थायित्व की कोई गारंटी, बस एक संविदा कर्मचारी। कभी कभी लगता जैसे वह नौकरी नहीं कर रहा, बल्कि किसी अंतहीन भूल भुलैया में खुद को घसीट रहा हो। एक दिन ब्लैक में बीडीओ साहब ने ताना मारा, पंचायत सहायक क्या होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर। पूरे ऑफिस में ठहाका गूंज उठा। विवेक चुपचाप अपना बैग बंद करता रह गया। उसका मन भीतर ही भीतर कुछ कह रहा था, मैं गांव का अफसर कहलाता हूं, लेकिन यहां तो कोई पहचान भी नहीं है मेरी। जिस कुर्सी पर बैठता हूं वो भी मेरी नहीं है, और जिस फाइल पर दस्तखत करता हूं उसका फैसला भी कोई और करता है। शाम होते होते जब वो ब्लॉक से बाहर निकला, उसकी आंखों में थकान से ज्यादा खालीपन था। सड़क से गुजरती चमचमाती कारों को देखकर सोचता, कितना अच्छा होता अगर मेरी भी नौकरी ऐसी होती, एक पहचान, एक तनख्वाह और थोड़ी सी इज्जत। पर वो तो पंचायत सहायक था, जो नौकरी से ज्यादा व्यवस्था की सहनशीलता से बंधा हुआ। और फिर एक चुप्पी के साथ विवेक ने खुद से कहा, मेरा युद्ध सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं, इज्जत के लिए है, जहां तनख्वाह कम मगर जख्म बेइंतहा मिलते हैं। अध्याय 6 एक अधूरी मोहब्बत की वापसी। सुबह के 7 बज चुके थे। सूरज अपनी किरणें फैला रहा था और विवेक पंचायत भवन जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसका बैग तैयार था, फाइलों, आवेदनों और सरकारी हुक्मनामों से भरा हुआ। हर दिन की तरह आज भी वह अपनी जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर लादने जा रहा हो। किचन से रोटी की हल्की सी खुशबू आ रही थी।
चांदनी भी माँ का हाथ बटा रही थी। हर सुबह की तरह यह सुबह भी सामान्य ही लग रही थी, पर तभी घर में टेबल पर रखा फोन अचानक बज उठा। ट्रिंग 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 ट्रिंग। चांदनी ने फोन उठाया। हेलो। दूसरी ओर से एक धीमी कांपती हुई आवाज सुनाई दी। विवेक है? चांदनी थोड़ा चौंकी। भैया, आपके लिए कानपुर से किसी का फोन है, लड़की है, नाम नहीं बताया। विवेक के हाथ से चाय का कप लगभग छूट गया। उसका शरीर जैसे सुन्न हो गया हो। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो। हेलो विवेक। बस 2 शब्द, और जैसे समय वहीं थम गया। कमरे की हवा रुक गई। दिल की धड़कनें पुराने स्कूल की घंटी जैसी सुनाई देने लगी। उस आवाज में वो कंपकपी थी जो वर्षों बाद किसी पुराने जख्म के सहलाए जाने से आती है। नेहा, उसने कांपती आवाज में कहा। हाँ, बहुत साल बाद, लेकिन दिल अब भी वहीं है जहां छोड़ा था। और उस पल जैसे सब कुछ लौट आया हो। वो स्कूल के दिन, वो प्यारी बातें, आखिरी परीक्षा का दिन। नेहा की आंखें। नेहा। विवेक, तुमने एक बार भी पलटकर नहीं देखा। मैं इंतजार करती रही, हर उस दिन जब तुम्हारा नाम मेरी सांसों में गूंजता था। फोन पर मौन की एक लंबी रेखा खिंच गई थी, कांच जितनी पारदर्शी पर उतनी ही नुकीली। नेहा ने धीरे से कहा, पापा अब मान गए हैं विवेक। उन्होंने कहा है, अगर लड़का नौकरी में हो, भले ही छोटी हो, रिश्ता हो सकता है। विवेक ने होंठ भींचते हुए कहा। नेहा, पंचायत सहायक की नौकरी को नौकरी नहीं मानते लोग, और मैं अब भी खुद को पाल नहीं पाता। नेहा की आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि वो सच्चाई थी जो आंखों से नहीं, सीधा दिल से निकलती है। मैंने तुम्हें तुम्हारी नौकरी के लिए नहीं चाहा था विवेक, मैंने तो तुम्हें चाहा था तुम्हारे होने के लिए। विवेक की आंखों से आंसू निकलकर गालों तक पहुंच चुके थे, बिना आवाज किए, बिना रोए, बस यूं ही बहते हुए, जैसे कोई बीते हुए पल वापस मांग रहा हो। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें अपना नाम तो दे सकता हूं नेहा, लेकिन शायद जिंदगी नहीं। फोन पर दोनों तरफ चुप्पी छा गई थी, एक ऐसी खामोशी जो शब्दों से ज्यादा कुछ कह जाती है। शायद दोनों की रूहें ही बात कर रही थीं, वो बातें जो कभी कह नहीं पाए थे। फोन कटने से ठीक पहले नेहा ने कहा, मैं तुम्हें फिर से कॉल करूंगी, उसी नंबर पर जिस पर तुमने आखिरी बार बाय कहा था। विवेक की आवाज जैसे किसी पुराने बक्से में रखे खत जैसी फड़फड़ाई। मैं इंतजार करूंगा, मैं आज भी वहीं हूं नेहा, वक्त के पीछे, बस तुम्हारी आवाज के इंतजार में। फोन कट गया। विवेक की नजर सामने दीवार पर टंगी उसी पुरानी तस्वीर पर पड़ी। नेहा अब भी मुस्कुरा रही थी, पर इस बार उसकी मुस्कान के पीछे एक सवाल था, क्या मोहब्बत सिर्फ चुप रहने से पूरी हो जाती है? वो तस्वीर अब फ्रेम में नहीं थी, वो आंखों के अंदर उतर आई थी और शायद वहीं रह गई थी, हमेशा के लिए। नेहा की कॉल कोई संयोग नहीं थी, वो मोहब्बत की आखिरी दस्तक थी, जिसे विवेक अब भी दरवाजे तक जाकर खोल नहीं पा रहा था। अध्याय 7। सीधे रास्ते की सबसे बड़ी सजा। रात के 7 बजे थे। ब्लॉक परिसर में बने छोटे से कमरे में वहीं एक पुरानी टूटी सी घूमने वाली कुर्सी पर बलबीर सिंह बैठा था। हाथ में सिगरेट, चेहरे पर शिकन और मन में भय। उसके सामने खड़े थे सचिव रमेश दुबे। अब बहुत हो गया यह विवेक की ईमानदारी का नाटक। बलबीर ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा, ज्यादा सीधा आदमी अगर गांव में इज्जत पाने लगे तो हमारे जैसे लोगों की नेतागिरी का क्या होगा? वो जानता था पंचायत सहायक विवेक अब गांव वालों के बीच लोकप्रिय हो चुका है। लोग उसकी कार्यशैली से बहुत प्रसन्न थे। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि लोगों ने विवेक की बात को प्रधान से ऊपर माना। कल को यही लड़का अगर गांव का प्रधान बन गया तो? उसका दिल कांप गया था। अब तुम ही बताओ रमेश भैया, बलबीर एक ही सांस में बोला। अगर गांव वालों को जन सुनवाई, RTI, IGRS, 1076 जैसी चीजों की जानकारी हो गई तो हमारी तो कहानी खत्म है। सचिव चुप थे, लेकिन अंदर ही अंदर सहमत भी, क्योंकि प्रधान को जो हिस्सा मिलता था उसी से सचिव का भी हिस्सा बनता, और यही हिस्सेदारी ऊपर तक जाती थी। बलबीर बोला, इस बार चुनाव में 15 लाख फूंक चुका हूं। अब अगर ये पंचायत सहायक हमारे कामों में टांग अड़ाएगा तो भूखा मरना पड़ेगा हमें भैया। अध्याय 8। सच के साये में अकेला विवेक। प्रधान और सचिव ने मिलकर एक चाल चली। स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के तहत आने वाले शौचालय निर्माण की एक नई सूची बनाई गई। उसमें अपात्र लोगों के नाम डाले गए
जिन्हें 12,000 रुपये प्रति लाभार्थी मिलने थे। कागज पर शौचालय बनाओ, पैसे बांटो और असली लाभार्थी को भनक भी ना लगे। सभी फर्जी दस्तावेज तैयार हुए। अब बस विवेक के दस्तखत चाहिए थे, वही दस्तखत जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। विवेक के सामने जब स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 शौचालय की नई सूची आई तो वह देखते ही भौचक्का रह गया। एक एक नाम, एक एक दस्तावेज उसमें फर्जी लगा था। नियमावली के अनुसार सभी अपात्र थे। किसी के घर पहले से पक्का शौचालय था तो कोई गांव में ही नहीं रहता। सूची में ऐसे लोगों के नाम थे। विवेक बोला, मैं इस पर दस्तखत नहीं कर सकता बलबीर भैया, ये गलत है। बलबीर की आंखों में खून उतर आया। तेरे जैसे पंचायत सहायक बहुत देखे हैं। ये घोटाला नहीं, सरकारी सिस्टम है। तू मुझे सिखाएगा काम कैसे करना है। ज्यादा गांधी मत बन, वरना तू तो गया बेटे, तेरी नौकरी गई समझ। विवेक ने सिर झुका लिया। झुका तो जरूर, पर दस्तखत नहीं किया। 2 दिन बाद सूचना बोर्ड पर एक गुमनाम शिकायत चिपकी मिली। पंचायत सहायक विवेक के द्वारा अपात्र लोगों को योजना में शामिल किया गया है, उसे पद से निलंबित किया जाए। प्रधान और सचिव दोनों ने मौखिक रूप से इसका समर्थन किया। विवेक जब घर पहुंचा तो मां सरस्वती देवी ने पूछा, बेटा कुछ परेशान लग रहा है, सब ठीक है? विवेक मुस्कुरा दिया, कुछ नहीं मां, पंचायत घर का जरूरी काम है, और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो लेटा रहा, करवटें बदलता रहा, सोचता रहा कि जब कोई छात्र अपने कॉलेज की रातों में जागकर सपने बुनता है, देश सेवा की कस्में खाता है, तो कैसे वही छात्र एक दिन अधिकारी बनते ही भ्रष्ट हो जाता है। उसके उच्च अधिकारी ये वही लोग हैं जो कभी खुद को देशभक्त कहते थे। फिर इनके भीतर इतना लालच कैसे आ गया? क्या वाकई सरकारी कुर्सी इंसान को बदल देती है? वो जानता था कि उसकी यह लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं, ये लड़ाई उस सोच के खिलाफ है जो सरकारी व्यवस्था को अपने स्वार्थ की चीज मान चुकी है। क्या मेरी ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है? वो रात भर रोता रहा, बस यही सब सोच सोचकर। अध्याय 9, पर्दे के पीछे की ग्राम पंचायत। सुबह के लगभग 11 बजे थे। पंचायत भवन में आज ग्राम सभा की मासिक बैठक थी। छत पर पंखा घूं घूं कर रहा था, मगर गर्मी की लहरें किसी लोकल नेता की तरह सब पर हावी थीं। बरामदे में गांव के कुछ लोग चुपचाप बैठे थे, कोई सिर पर गमछा बांधे, कोई कुर्सी की मुरमुराहट से ऊबता हुआ। हॉल के भीतर प्रधान बलबीर सिंह अपनी कुर्सी पर ऐसे जमे थे जैसे यही विधानसभा हो। बगल में सचिव रमेश दुबे बैठे थे, हाथ में फाइल और चेहरा तटस्थ। थोड़ी दूरी पर बैठा था विवेक, पंचायत सहायक। उसके हाथों में कागजों की गठरी थी और चेहरे पर चिंता की लकीरें। औपचारिक बातचीत चल रही थी, पर भीतर कुछ और ही पक रहा था। प्रधान बलबीर सिंह ने धीरे से झुककर कहा, विवेक, इस बार सचिव रमेश के कहने पर इन 12 नामों को आवास लिस्ट में जोड़ दे। सब अपने ही लोग हैं। जैसे ही लिस्ट देखी, एक बार फिर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सभी नाम पक्के मकान वालों के थे या फिर शहर में रहने वालों के। उसने धीमे से लेकिन साफ स्वर में कहा, सचिव सर, ये सब अपात्र हैं। नियमों के अनुसार इन्हें शामिल नहीं किया जा सकता। बलबीर सिंह का चेहरा लाल पड़ गया, आंखों में धकता हुआ रोष उमड़ पड़ा। तू पंचायत सहायक है या कोई अफसर बन गया है? बहुत उड़ने लगा है रे। बस एक दस्तखत और तेरी ये नौकरी गई समझ। प्रधान ने धमकी देते हुए कहा। विवेक कुछ नहीं बोला, पर उसकी पीठ पसीने से भीग गई थी। भीतर एक कपकपी थी, न डर की बल्कि व्यवस्था की निर्ममता को जानने की। उस रात सचिव का फोन आया। देखो विवेक, बात समझो। प्रधान से उलझना बेवकूफी है। सब सिस्टम से समझौता करते हैं, तुम भी कर लो, वरना यह नौकरी भी हाथ से जाएगी। विवेक चुप रहा। काफी देर तक कमरे की दीवारों को घूरता रहा, फिर डायरी खोली और मां की कही बात याद आई। गलत को गलत कहना कभी मत छोड़ना। कुछ ही हफ्तों में चीजें तेजी से बदली। जिला डीपीआरओ कार्यालय में विवेक के नाम शिकायत पहुंची। काम में लापरवाही। एक नोटिस आया। कारण बताओ नोटिस। गांव में अफवाह फैली, विवेक रिश्वत लेता है। एक एक कदम जैसे किसी तयशुदा साजिश का हिस्सा था। वह गिर चुका था, सत्ता, सिस्टम और साजिश के त्रिकोण में। उधर बलबीर सिंह अब भी ऐसे हंसता था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गांव वाले भी अब विवेक से आंखें चुराते थे, और सचिव रमेश दुबे, जो कभी सहयोगी लगते थे, अब अजनबी हो गए थे। विवेक के पास न कोई नेता था, न पैसे का सहारा।
न कोई जातिगत ढाल, न कोई अधिकारी जो उसका पक्ष ले। बस उस दिन अकेले बैठकर उसने खुद से कहा, जिस व्यवस्था को संवारने की मैंने कसम खाई थी, अब वही मुझे तोड़ने को आमादा है। क्या ईमानदारी सच में बस किताबों की कहानी है? उसकी आंखें नम थीं, पर उनमें कोई पछतावा नहीं था। वह डरा हुआ था, लेकिन अब भी टूटा नहीं था। अध्याय 10। लखनऊ की सुबह और गांव की आवाज। सुबह के 4 बजे थे। अलार्म की घड़ी तो बजी नहीं, पर विवेक की आंखें यूं ही खुल गईं जैसे शरीर सो भी जाए तो भी आत्मा को चैन कहाँ। उसने कितनी ही रातें ऐसे ही करवटों में गुजार दी थीं। न नींद थी न सुकून, बस एक अदृश्य लड़ाई चल रही थी, एक अदृश्य सिस्टम के खिलाफ। आज उसे राजधानी जाना था, लखनऊ, न्याय की तलाश में। अपने जैसे हजारों पंचायत सहायकों की आवाज बनकर वो अकेला नहीं था। प्रदेश भर के कोनों से आए पंचायत सहायक भी वही दर्द लिए थे, अधूरी सच्चाइयों के गवाह। हम तनख्वाह नहीं, इज्जत मांगने आए हैं। बस अड्डे की चाय की दुकान पर बैठा विवेक हाथ में लिए अपनी नियुक्ति पत्र की प्रति और अनुभव पत्रों को एकटक देख रहा था। हर कागज उसकी मेहनत की कहानी कहता था। वह पंचायती राज निदेशालय के सामने पहुंचा। हजारों पंचायत सहायकों के बीच, किसी के हाथ में पोस्टर, किसी की आंखों में उम्मीदें और सभी के सीने में जले हुए सपने। हम भी कर्मचारी हैं, मान्यता दो, हमें स्थायी करो। 20 घंटे काम, 8 घंटे की तनख्वाह भी नहीं। पंचायत सहायक नहीं, पंचायत का मजदूर बना दिया। भीड़ थी लेकिन अनुशासित, आवाजें थीं लेकिन सलीकेदार। कोई नारे लगा रहा था, कोई बस खामोशी में भीग रहा था। तभी एक पत्रकार आया, युवा, ईमानदार, जिज्ञासु। विवेक के पास आकर कैमरा ऑन किया। आपका नाम? विवेक, गांव रामपुरा, पंचायत सहायक। कितने साल से काम कर रहे हो? 4 साल, अभी तक स्थायी नहीं हुआ। आप क्या चाहते हैं? पत्रकार ने पूछा। विवेक ने सीधे कैमरे में देखा। उसकी आवाज़ धीमी थी पर असरदार। बस यही चाहता हूं कि जब सरकार हमें अफसरों जैसा काम देती है तो तनख्वाह और सम्मान भी वैसा ही दे। सिर्फ 6,000 में घर कैसे चलाएं? हम गांव के अफसर हैं पर जेब के फकीर। यही है हमारी कहानी। पंचायत सहायक, गांव का अफसर, जेब का फकीर। एक अधूरी सच्चाई। उस वीडियो ने जैसे आग लगा दी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लोग कहने लगे, गांव का लड़का सरकार से टकरा गया। अगले ही दिन राज्य सचिवालय से बुलावा आया। अपने कुछ साथियों के साथ विवेक पंचायती राज विभाग के निदेशक से मिलने गया। दफ्तर में बैठे अधिकारी ने कहा, हमने आपकी बातें सुनी हैं विवेक, हम प्रस्ताव बनाएंगे, कमेटी गठित होगी, जो हो सकेगा किया जाएगा। विवेक बाहर आया। दिल में सुकून नहीं था, लेकिन चेहरे पर शांति जरूर थी। शायद बात पहुंची है, शायद नहीं, लेकिन आज हमने एक शुरुआत की है और यही सबसे बड़ी जीत है। गांव लौटते वक्त बस की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने मोबाइल में नेहा का मैसेज पढ़ा। मुझे माफ करना विवेक, मुझे तुम पर हमेशा गर्व था। तुम नहीं बदले क्योंकि तुम झुके नहीं। विवेक की बहन चांदनी बस अड्डे पर विवेक को लेने आई। भैया, आज माँ बहुत खुश है। टीवी पर तुम्हारी फोटो आ रही थी, सब कह रहे थे, देखो गांव का लड़का कितना बड़ा हो गया। विवेक मुस्कुराया नहीं, बस आंखें थोड़ी भर आईं। घर आया और कमरे में पहुंचा तो देखा दीवार पर अब भी वही पुराना कैलेंडर टंगा था, पर तारीख बदल चुकी थी। एक नया दिन, एक नई शुरुआत। वो बैग अब भी कंधे पर था, लेकिन आज वो बोझ नहीं लग रहा था, जैसे सालों की मेहनत ने आज उसे कुछ और बना दिया हो। एक आंदोलन का चेहरा, एक उम्मीद का नाम। वह अधूरी सच्चाई अब आंदोलन का रूप ले चुकी थी। अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर विवेक ने लिखा, जिसने गांव के लिए कलम चलाई, आज उसकी आवाज राजधानी तक पहुंची। तनख्वाह भले न बड़ी हो, पर समाज की नज़र में अब पंचायत सहायक सिर्फ नाम नहीं, सम्मान है। और मैं जानता हूं, मुश्किलों से निकली हुई सच्चाई कभी अधूरी नहीं रहती। धीरे धीरे ही सही, समाज को उसे स्वीकारना ही पड़ता है। साथियों, यह उपन्यास पंचायत सहायकों की असली पीड़ा की आवाज है। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि समाज और सरकार दोनों के कानों तक पंचायत सहायकों की आवाज पहुंचे। और हमें विश्वास है कि भारत सरकार जल्द ही पंचायत सहायकों के हित में कोई सकारात्मक कदम उठाएगी। इस ऐतिहासिक रचना को रचने के लिए हम उन्हें एक बार पुनः दिल से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। युवा लेखक सतेंद्र जी सिमरिया, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश।